अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जहन पर तहरीक इंसाफ की सियासत और सोशल मीडिया का गलबा रहा। सिक्योरिटी के हवाले से कमेटी के इजलास में सियासत नजर आई और पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी शिकवा कुना नजर आए। मुज़ाकरात के संप में जाएंगे, ये सवाल हर जहन में है और मोहतरमा अज़मा बुखारी की गुफ्तगू के बाद सियासी अदम बर्दाश्त सबको महसूस हुआ और एहसन इकबाल के मंसूबे क्यों ऐसा तरीके से अंजाम नहीं पाते। इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने के लिए हमने प्रोग्राम में मदू किया है फिजा रियाज, बशीर चौधरी, जावेद हुसैन और सलमान अनी साहब। तमाम मेहमानों को वेलकम। फिजा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। शहबाज शरीफ ने आज एपेक्स कमेटी में कहा कि सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान ना रोका गया तो तमाम काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। शहबाज शरीफ कौन सी कोशिशों की बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया से दरिया बुर्द हो जाएंगी? इमाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और शहबाज शरीफ साहब सोशल मीडिया की बात तो तब करें ना जब उन्होंने सबसे पहले तो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करना है। उनकी बेसिक जिम्मेदारी है कि अब इंटरनेट की बात अगर की जाए तो इंटरनेट इज लाइक अ बेसिक नेसेसिटी, क्योंकि हर किसी के हाथ में फोन है और हर किसी को इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज करना है। तो सोशल मीडिया पर वो कह रहे हैं कि फेक न्यूज के जरिए एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इदारों को डैमेज किया जा रहा है, लेकिन वो ये बात क्यों नहीं बता रहे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सबसे पहले एक फायरवॉल के नाम पर आपने डिरेल किया और उसके बाद आप इंटरनेट को बंद कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं जी हमारी जो फायरवॉल्स है, जो फाइबर ऑप्टिक्स है, जो इतने गहरे पानी के समंदरों में है, उसको शार्क ने जाके काट लिया है। मतलब ये शिजा फातिमा जिस किस्म की बातें कर रही हैं, इस पर तो वैसे मजाक उड़ना चाहिए और हंसी आती है कि वो ऐसी सीरियस पोस्ट पर हैं, ऐसी पोजीशन पर हैं और उसके बावजूद वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। अब अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज को और फिर उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि ये एक भोंडा मजाक है और इस तरह की बातें, तो फिर तो उनको एक बार फिर से सोचना चाहिए कि वो अवाम को कितना दबाना चाह रहे हैं या वो किस हद तक दबाने में नाकाम हो चुकी है। दैट्स वाई वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। अच्छा बशीर साहब, आज एपेक्स कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा फोकस सोशल मीडिया पर रहा और 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो धरना हुआ उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म का हदफ तो तहरीक इंसाफ थी। अगर पीटीआई थी तो फिर नाम क्यों नहीं लिया गया? देखिए, ये जो एपेक्स कमेटी है, बुनियादी तौर पर जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी से मुतालिक है और नेशनल एक्शन प्लान जो कि 2014 में बना था जब एटीएस अटैक हुआ था और उसके बाद एक नेशनल कंसेंसस के तहत ये कमेटी वजूद में आई थी, जिसमें पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो शरीक होती है और उसमें ज़ाहिर है पूरे मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाता है। तो ज़ाहिर है उसमें सिक्योरिटी की बातें होती हैं और इस वक्त जो सियासत जो पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि सूबे और विफाक एक पेज पर नहीं है और सिक्योरिटी के मामलात को लेकर भी सियासत ही होती है। आप एक तरफ विफाक को ये देखें कि वो जब भी विफाकी वज़रा या वज़ीर-ए-आज़म बात करते हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये इल्ज़ाम देते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान नहीं है, सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है और तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है वो धरनों और एहतजाजों में मसरूफ है। उन्हें अपने सूबे के मामलात पर और सूबे में अमन व अमान के हवाले से जो है वो फोकस करना चाहिए। उसके जवाब में लेकिन बशीर साहब, सवाल तो यह है कि इस मौके पर ऐसी बात उन्हें करनी चाहिए थी। देखिए, बात तो हर एक ने करनी है, कहीं ना कहीं तो होनी है बात। जब इजलास हो रहा है, सारे लोग बैठे हुए हैं, तो बात तो करने में मुज़ायका नहीं है। जहां उनके पास तहरीक इंसाफ के पास और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन के पास भी जवाब का ऑप्शन मौजूद है और उन्होंने जवाब दिया भी। और उनका ये कहना था कि जो इमरान खान की हुकूमत से पहले गिराने जाने से पहले जो है वो केपी में अच्छा खासा अमन व अमान था, उसके बाद ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो है वो बढ़ी हैं। और आपने ये भी देखा होगा पिछले दिनों में कि सिक्योरिटी के मामलात को लेके और दहशतगर्दी को खास तौर पर लेके जो इस वक्त की वफाकी हुकूमत है, यहाँ तक कि जो सियासी जो अस्करी इदारे हैं वो भी तहरीक इंसाफ की जो साबिक हुकूमत की पॉलिसी थी, जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात और फिर उनकी रीसेटलमेंट के मामलात, उस पर जो है उसको खासा तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और दूसरी तरफ से भी जवाब आता रहा है। तो ये मामला जगह तो ऐसी थी कि जिस पर बात तो होनी चाहिए थी और बात हुई भी, लेकिन ये कि जाहिर है
मेरा ख्याल है कि जो कंसेंसस दहशतगर्दी के मामले पर है, और अगर उसमें कहीं से कहीं भी कोई दरार मौजूद है या तो कोई दरार सामने आ रही है, तो उसको फिल करना चाहिए। उसको मिल के सूबाई हुकूमतों को अपने साथ मिला के उसके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर तनकीद करें और इस तनकीद को और सियासत को जो इस वक्त गर्मा गर्मी है उसको इस इशू के साथ जो है वो मिलाया जाए। दो इश्यूज हैं, एक पर तो हुकूमत खुद बोल बोल के और चीख कर कहती है कि मुआशी मामलात में जो है वो सियासत। जस्टिस याया अफरीदी वो जज है। पर जावेद साहब, आपका पॉइंट, वजीर आजम की जानिब से एपेक्स कमेटी में एक सियासी जमात को टारगेट करना दुरुस्त था, क्योंकि एपेक्स कमेटी तो मुल्क के सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए नहीं होती। आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम की जानिब से एपेक्स कमेटी में सियासी बात करना मुनासिब अमल था, जैसे कि अली अमीन गंडापुर ने भी इस चीज का गिला किया है? जी देखें, ये जो आज एपेक्स कमेटी थी ये नेशनल इलेक्शन प्लान पर थी, और इसके अंदर जो इसका एजेंडा था उसमें बताया गया था कि 2021 में जो नेशनल एक्शन प्लान 2 है उससे मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। तो 2021 में जो चीजें इमर्ज होके और 2014 के बाद से जो सूरत हाल आगे बढ़ी थी उसमें उन तमाम तर चीजों और हालात वाक़यात का जायजा लिया गया, जिसमें ये सोशल मीडिया भी एक जिसके जरिए दहशतगर्दी के जो अनासिर हैं मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई की जाती है, या फिर दहशतगर्द जो अनासिर हैं उनको बीफ अप करने के लिए जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस तनाजुर में इस नेशनल एक्शन प्लान 2 को जो है वो उसमें कुछ चीजें मजीद शामिल की गई थी, और उस तनाजुर में आज की मीटिंग भी उसकी एपेक्स कमेटी में उस पर गौर किया गया, जिसमें बिलखसूस के जो कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के बैरूनी अनासर के साथ नेटवर्किंग में यहाँ पर लोगों को उनकी ज़हन साजी और फिर उनको वर्गलाने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो उसमें सोशल मीडिया का उस तनाजुर में वज़ीर आज़म ने वो जिक्र किया कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उसके जरिए जो इंतहा पसंद अनासिर हैं उनको हवा दी जा रही है, जिसका कला कमा मिलकर करना पड़ेगा, और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऐसे अनासिर की सरगोबी करना होगी। और दूसरी जानिब जो जिक्र है 26 नवंबर का वो भी इस मीटिंग में हुआ है, जिसका जिक्र अली अमीन गंडापुर ने आज अपनी मीडिया की जो गुफ्तगू थी उसमें उसका इजहार किया कि ये जिक्र जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया, जो कि जिसमें उन्होंने कहा कि गोली नहीं चली री चौक पर, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये नामुनासिब अल्फाज थे, क्योंकि वहां पर उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने जो है वो वहां पर ये बताया उनके बकौल के इसमें 13 अफराद जो है वो जाँ बाग हुए और 40 से ज्यादा जो है वो जख्मी थे और 63 के करीब जो है वो अभी भी लापता है। तो इस हवाले से एक फिगर उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में दिया है। तो ओवरऑल एक मजबूरी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ये एक फोरम है, हाई लेवल फोरम है, जिसमें हर तरह की सिक्योरिटी को मद्देनजर रख के, चाहे वो सरहदों की सिक्योरिटी हो, आपकी नजरियाती सिक्योरिटी हो, उसके साथ साथ जो आजकल साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा मसला है, तो उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से उस सिक्योरिटी जो इसमें आम आदमी, अब हर शख्स के हाथ में एक फोन है, हर शख्स जो है वो साइबर सिक्योरिटी के उस एम्बेट में आता है, तो उसके लिए जरूरी है कि रियासत अपनी हिकमत अमली उस हवाले से उस महाज पर भी तैयार करे। तो ये तमाम तक चीजें नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा हैं, और नेशनल एक्शन प्लान में जो आपको पता है कि जो फैसला साजी है वो इस एपेक्स कमेटी के पास है। तो एपेक्स कमेटी ने आज अहम फैसले लिए हैं, और इसमें जो है वो बिलखसूस जो बड़ा महाज है वो सोशल मीडिया ही है, और उस पर जो है वो ऐसे अनासिर जो कि दहशतगर्दी को हवा देते हैं उनकी सरकोबी के लिए जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। ठीक है सलमान साहब, यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि एक जानिब तो हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात जारी किए हुए है, दूसरी जानिब मुल्क के वज़ीर आज़म की जानिब से एपेक्स कमेटी में सियासी बयानात मुज़ाकरात को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वुज़रा की बात ठीक है, मगर शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म है, और एपेक्स कमेटी में इस चीज़ को लाना क्यों ज़रूरी था? अच्छा, आप इन्हें क्यों सियासी बयान समझती हैं? आपको क्यों ये लगता है कि अगर वज़ीर आज़म मुल्क की सिक्योरिटी की बात करें तो वो सियासत तो नहीं है ना, वो तो मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। अगर उनको ये लगता है, जो वो पहले भी बार बार करा चुके हुए हैं अपनी बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है भाई, तो अब वही जो सारी वो तहमीद मानते हैं और उनका जो नैरेटिव है, और वो आज भी जो उन्होंने बात की है वो ये है कि जी अगर मुज़ाकरात का अमल चल रहा है तो खदशा ये है कि जो वो स्पेसिफिकली तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो डिजिटल दहशतगर्दी पे आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन उसमें तहरीक इंसाफ को पॉइंट आउट किया गया है। आपने कहीं पूरी उसमें 26 नवंबर का जिक्र, वो देखिए ना क्या बच्चे को समझ आती है कि वो क्यों किया गया। जी बिल्कुल, बच्चे को समझ में आती है, जिनको समझ आनी चाहिए उनको नहीं समझ में आती। कि आप अगर थोड़े अरसे के लिए खामोशी इख्तियार करें और अदब का दामन पकड़ के रखें तो आपके लिए मामला ठीक हो सकते हैं।
उसी पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। और ये मैसेजेस ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर देते हैं बल्कि बाकी भी तमाम वज़रा और जो बाकी लॉट है वो भी यही समझाने की कोशिश करती है पीटीआई के दोस्तों को कि भाई तहम्मुल रखें, सब्र करें, मामलात बिल्कुल आपकी फेवर के अंदर कन्वर्ट होंगे। लेकिन ये जो आप बयानबाजी दागते हैं और उसके बाद आपकी पूरी डिजिटल ब्रिगेड जो है वो उसके ऊपर लॉन्च हो जाती है, उससे बड़े अच्छे सीधी चलती हुई जो चीज़ें हैं वो गलत पटड़ी पे चढ़ जाती हैं। अब ये जो आप 26 नवंबर की जो बात कर रही हैं, क्या ये हम टॉक शोज़ के अंदर बैठ के बात नहीं कर रहे थे कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि संजानी के अंदर जो है वो जलसा मुनक्कद किया जाए और प्रोटेस्ट वहाँ पे किया जाए? किसके कहने के ऊपर वो सारा जो जुलूस था और जो जलसा था और वो जो लोग थे और वो जो इंतशार फिर उसके बाद हुआ जिसके आफ्टर मैथ में वो कहते हैं कि हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, तो आप रुक जाते, अपने लीडर की बात मान लेते, संजानी से आगे ना जाते तो मामलात मुख्तलिफ होते। अब वो कौन से अनासर थे? वो यही डिजिटल मीडिया के लोग थे, वो यही फिजिकल ग्राउंड के ऊपर लोग मौजूद थे जो पुश कर रहे थे अपने लीडर्स को कि आओ चलो चलते हैं डी चौक के ऊपर और कब्जा करते हैं गवर्नमेंट की अमलाक के ऊपर। तो ये फिर जब वो चीज़ें एकदम से फ्लेयर अप होती हैं और जो वायरलिटी है डिजिटल मीडिया का लोग बार बार जिक्र इस वजह से करते हैं और उसको आपको अकाउंट फॉर करना पड़ता है कि जो जिस तरीके से चीज़ें डिजिटल मीडिया पे वायरल होती हैं वो हमने ना पहले प्रिंट मीडिया में देखी ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखी। तो जाहिर है जब चीज़ें इस तरह उनका एक आउटबर्स्ट होगा। अब आप ये देखें कि ये जो पंजाब कॉलेज वाली एपिसोड चली थी पूरी फेक न्यूज़ के ऊपर इतना नुकसान हुआ उस इंस्टीट्यूशन का या बाकी गवर्नमेंट का अमन और अमान की सूरत हाल को काबू करने के लिए, तो डिजिटल मीडिया एक आपका मसला है तो सही ना। और फिर आप जाहिर है क्योंकि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका बहुत कंप्लीट होल्ड है, बहुत स्ट्रांग होल्ड है डिजिटल मीडिया। सलमान साहब अगर फेक न्यूज की बात है तो वो सिर्फ एक पार्टी तो नहीं चला रही, इस वक्त तमाम ही हुकूमत भी चला रही है, मीडिया भी फेक न्यूज फैला रहा है, तो वो सिर्फ एक पार्टी को टारगेट अपने खिलाफ ही फेक न्यूज निकालेगी, ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं निकालती है? डीपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले साल की तस्वीरें नहीं चलाई गई? वो फेक न्यूज़ हैं। देखें आप जान के एक चीज़ को एक नैरेटिव को बिल्ड करें और उसके बाद आप लोगों को एंटाइस करें और उनकी जहन साजी करें जिसके नतीजे के अंदर मुल्क का, मुमलिकत का, अमलाक का नुकसान हो, जानी नुकसान हो, वो डेंजरस चीज़ होती है। जब जो सरकार फेक न्यूज फैलाती है उसको आप किस कैटेगरी में लेते हैं? जी लॉज मौजूद हैं जिनके खिलाफ फेक न्यूज है, वो इस वक्त अदालतों के अंदर केस लगे हुए हैं, उनके भी नतीजे वो एक आम आदमी के लिए आपने बनाए हुए हैं और उन लॉज का आपके किसी वजीर पे इतलाक नहीं होता। वजीर आजम खुद ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, उधर कोई इतलाक नहीं होता। ये इतलाक होता है सिर्फ आम आदमी के ऊपर, जहां पे हुकूमत के मुखालिफ कोई आपकी राय दे दी जाए, ये कानून वहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं, वहीं पे एफआईए कार्रवाई करने दौड़ने लग जाती है और बाकी किसी जगह पे इसका दिखाई नहीं देता। आपने पूरी एपेक्स कमेटी जो कि हाई लेवल फोरम था जिसमें आपके पूरे मुल्क की अमन और सलामती की बात की जाती है, उसको आपने सिर्फ एक पार्टी के साथ जाके मंसूब करके उसको बिल्कुल लोकलाइज कर दिया इस मामले को। तो इस तरह से नहीं है मेरे भाई। ये आपको क्या लगता है क्या वजीर आजम ये नहीं समझते कि वो एक, और क्या सिर्फ वजीर आजम क्या पाकिस्तान का कौन सा वो मुक्तदर हल्का है जो ये नहीं समझता कि पीटीआई की वजह से ही 80% आपके मामला जो है वो खराब हो रहे हैं? और सारी बहस क्या चल रही है? व्हाई एल्स डू दे वांट टू कंटेन पीटीआई? वो जो पीटीआई की बयानबाजी है उसके ऊपर क्यों आप बैन लगाते हैं? इसी वजह से है ना। कुछ मालूमात है इस बात का, अगर आप वजीर आजम से बैठ के उनके साथ उनके दिल का हाल अहवाल पूछें तो उनको अभी आपको अंदाजा होगा कि वो किस किस्म के हालात से इस वक्त दो चार हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आप पॉलिटिकल जो आपकी जो एक पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल साइड की एक जो अपनी स्पेस थी वो स्पेस आप खुद कम कर रहे हैं ना, उन चीजों को सवार करके अपने आप पे। एक ओवरऑल अमन और अमान का एक बड़ा मसला है मुल्क के लिए, उसकी अहमियत है। आप उस तनाजुर में सारी चीजों को अगर देखें जी तो बताया ना कि 26 नवंबर को एक सूबे ने फेडरेशन के ऊपर हमला किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और अगर वो एपेक्स कमेटी के अंदर डिस्कस नहीं होगा तो वो कहाँ डिस्कस होगा? तो फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं आप? नॉर्मलाइज करना है ना गवर्नमेंट ने, इसीलिए मुज़ाकरात करेगी ना गवर्नमेंट, ताकि ये इंतशार कम हो। जिम्मेदार ठहराते हैं आपको दहशतगर्दी के दूसरे अनासर जो बलूचिस्तान में है और जो रॉ यहाँ पर एक्टिविटीज कर रहा है वो नजर नहीं आती है आपको। सिर्फ एक आपको क्या पता उनके ऊपर क्या ऑपरेशन हो रहे हैं? क्या ऑपरेशन हो रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मुल्क के जो सलामती के इदारे हैं और जो मुल्क की सिक्योरिटी के इदारे हैं वो सो रहे हैं? आपको नहीं पता डेली बेसिस के ऊपर शहादतें हो रही हैं भाई, ऐसे ना करें। उसके अलावा बस शहादतों का जो है वो आप अकेले नहीं है इसके जिम्मेदार, हम सब उनके जिम्मेदार हैं और उनकी शहादतों को हम समझते हैं। उनको हम ये नहीं कहते कि वो गलत कर रहे हैं या मुल्क के लिए दिफा के लिए। तो फिर आप ये ना कहें कि मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो इस मुल्क की सालमियत के लिए काम नहीं कर रही। ऐसे नहीं है भाई, जिनका जो काम है वो कर रहे हैं।
आप कहते हैं स्पॉयलर्स हैं, आप खुद स्पॉयलर हैं। जो चीजें मस्बत होने लगती हैं उनको आप नेगेटिव ले जाते हैं, और वो सारा प्रोसेस जो है उसको जीरो करवाने में आप ही जैसे कैरेक्टर्स जो हैं ये रोल प्ले करते हैं। मेरे जैसे कैरेक्टर्स जरा लफाजी अपनी चलिए, दुरुस्त करें। ठीक है, आप एक इसको अच्छे बाद में जर्नलिस्ट डिस्कस हैं। करते हैं। ये फिजा- प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही ठीक है है, और सलमान एपेक्स साहब, आपका कमेटी के point अंदर है। उन्होंने जो बयान दिया उसकी बात हो हम रही है। वैसे तवज्जो वज़ीर दें। आज़म की बात कर रहे थे ओवरऑल। फिजा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी कहा है कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता नजर आ रहा। आप क्या समझती हैं, फैसल करीम कुंडी ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी वजह हुकूमत है या फिर तहरीक इंसाफ? ईमान, ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अगर इस किस्म की कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो तो प्रैक्टिकली इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा ही नहीं है, और प्रैक्टिकली पीपल्स पार्टी सिर्फ आईनी ओहदे लेकर बैठी हुई है। वो कहीं पर गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं, या कहीं पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, या पर कहीं पर गवर्नमेंट में कोई प्रेशर आ रहा है, तो वो किसी किस्म का प्रेशर डील नहीं कर रही। और बल्कि बिलावल तो एक तरीके से पीटीआई के मौकिफ की बात कर रहे हैं। कभी वो अगर शार्क्स की बात करते हैं, कभी वो बात करते हैं कि ये इस्लामाबाद के बाबे जो कि बटनों वाला फोन लेकर बैठे हुए हैं, इस किस्म के स्टेटमेंट्स अगर वो दे रहे हैं तो वो तो एक तरीके से हुकूमत को ही कर रहे हैं। फिर पंजाब के अंदर देख ले, पंजाब के गवर्नर की कहाँ चलती है। तो कुंडी साहब ठीक है, एक सीजनल पॉलिटिशियन है, एक बड़े सूबे के अंदर गवर्नर है, गवर्नर तीसरी राज की जब बड़ी बात होती पार्टी है। के वो रहनुमा हैं, अगर उनकी जानिब से ऐसे बयानात आ रहे हैं, और दूसरा ये कि इत्तेहादी हैं, वो खुद क्यों नहीं किरदार अदा कर सकते? किरदार तो अदा कर सकते हैं। राणा साहब भी कह चुके हैं कि इन तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो पीपल्स पार्टी पर भी आयद होती है। वो क्यों ये भार अपने कंधों पर उठाएं? यही तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी है। आप ये देखें कि वो जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने देखा, उनको सारे हालात व वाकयात की समझ आ गई कि इस टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ख़राब है, और इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी वोट लेके, अब देखें ये गवर्नमेंट रहे या ना रहे, जो चेयरमैन सेनेट हैं वो रहेंगे, ये गवर्नमेंट रहे या ना रहे, सदर पाकिस्तान रहेंगे। तो उन्होंने ओहदे ही वो लिए हैं जिनके ओहदे रहेंगे, गवर्नमेंट रहे या ना रहे, गवर्नर साहब रहेंगे। तो मतलब उनके पास आईनी ओहदे हैं जिनको वो नेक्स्ट गवर्नमेंट में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर महंगाई होती है तो उसके जिम्मेदार कौन? शहबाज शरीफ। अगर कोई पीटीआई उनके खिलाफ एहतजाज करती है और हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, स्टेट के रिट को चैलेंज किया जाता है, कोई सिक्योरिटी कोलैप्स आता है, कोई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, उस सबके जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ और उसकी गवर्नमेंट। तो सारी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने डाली हुई है नून लीग के ऊपर, और पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है, सिर्फ आईनी ओहदे में मरात लेंगे, गवर्नरशिप अपने गवर्नर, तो वो मुज़ाकराती टीम का क्यों हिस्सा बनेंगे? वो तो अंदर से चाहते हैं कि पीटीआई उनके साथ मिल जाए। बिलावल की तो बड़ी दरीना ख्वाहिश है कि पीटीआई उनके साथ मिल जाए। आपको याद होगा इलेक्शन कैंपेन जब कर रहे थे बिलावल, तो बार बार क्या कर रहे थे? वो सारी एंटी नवाज लीग थी, एंटी पीएमएलएन थी, उन्होंने कभी जो है वो उनके हक में कोई स्टेटमेंट्स नहीं दिए थे। वो तो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो और वो गवर्नमेंट में आए। और दूसरे जो मेरे सीनियर पैनलिस्ट गुफ्तगू कर रहे थे, उनमें बस मैं एक बात के कमेंट करना चाहूंगी कि आप मीडिया को जो सोशल मीडिया है उसको इतना हाइप बना के क्रिएट कर रहे हैं, और एपेक्स कमेटी और नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, तो डॉन लीग्स को ना भूले। डॉन लीग्स किसने करवाई थी, क्यों करवाई गई थी, क्यों फिर नून लीग के बड़े सीनियर बंदे को रिजाइन देना पड़ा था, उसकी सियासत खत्म हो गई, वो किस वजह से करवाई थी, क्यों करवाई थी, उसके भी मुहर्रकात है। क्यों नेशनल एक्शन प्लान को एज अ फेलियर ऑफ मिलिट्री उसमें करार दिया गया था। और अभी अगर वो एपेक्स कमेटी के अंदर शहबाज शरीफ साहब अगर बात करें या पीटीआई की नाम लिए बगैर, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो सियासी बात भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात भी कर रहे हैं, जिसका जितना कद होता है वो उतनी बात करता है। तो उनका काम नहीं है कि वो बॉर्डर पे जाके जो है वो जंगें लड़ना शुरू कर दें। वो सियासी आदमी है, उन्होंने सियासी बात कर दी। लेकिन आप इस चीज को, साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत बता दे कि उन्होंने कितने नए इंस्टीट्यूट बनाए हैं जहां पर लेटेस्ट एजुकेशनल रिफॉर्म्स की गई हैं, आईटी के कितने इंस्टीट्यूट बनाए हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कितने इंस्टीट्यूट बनाए हैं, कितने लोगों को एजुकेट किया है, तो फिर तो वो इस पर बात करें। सिर्फ फायरवॉल एक लगा देना और जो भी मवाद है आपने पेका एक्ट बना देना कि पकड़ के 10-10 साल के अंदर कैद करो, 8-8 10-10 लाख के जुर्माने करो सहाफियों पर जो इस किस्म की खबरें दे दें। तो आप इस चीज को भी देखें, ये बड़ा एक मिसमैनेज है, और इनकी पूरी टीम मीडिया को बड़ा मिसमैनेज करी है। अता तारड़ की क्या डिग्री है कि वो वजीर इत्तलात है, वो किस तरीके से इस चीज को मैनेज कर सकते हैं? सोशल मीडिया के लिए उनको एक अलग डिपार्टमेंट बनाना होगा, एक अलग से उसका मिनिस्टर हो जो कि समझता हो। आईटी की मिनिस्ट्री उसको दे देते हैं जिसके पास आईटी की डिग्री नहीं है।
और उस डिपार्टमेंट में अगर इंटरनेट ही नहीं आएगा तो फिर वो डिपार्टमेंट कैसे काम अब करेगा? तो वीपीएन से फतवे आ रहे हैं ना, वीपीएन के फतवे भी आ रहे हैं। जहां इन उलमाए कराम को पारा चनार पे इतना बड़ा इशू है, जहां पर फतवे देने चाहिए, जहां पर शिया सुन्नी सेक्टेरियन लड़ाई है, वहां पे जाके इनको काम करना चाहिए कि लोगों का जिन्होंने माइंड वॉश कर दिया है वहां पे जाके ये काम करे। ये पकड़ के वीपीएन के ऊपर फतवे दे रहे हैं। तो यहाँ पर तो सबका ही मतलब वही है, शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला, जिसको मौका मिल रहा है वो अपनी चढ़ाइयां चढ़ है। सही हो गया फिजा। बशीर साहब, हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं, और यही बात आज फैसल करीम कुंडी ने भी की। लेकिन राना सनाउल्लाह ने खुद गुज़िश्ता रात एक शो में बताया कि मुज़ाकरात में इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई, और बानी पीटीआई खुद भी ये कह चुके हैं कि वो जेल में ही रहेंगे। तो फिर ये कैसा एनआरओ है? मैं फिजा की दो करेक्शंस करना चाहूंगा। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है। मुज़ाकराती टीम में राजा परवेज अशरफ और सैयद नवीद कमर जो है वो इस कमेटी का हिस्सा है जो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कर रही है। सर, आपने उनका एक भी स्टेटमेंट सुना है? उन्होंने मीडिया टॉक की है, उन्होंने आके सिर्फ और सिर्फ अयाज सादिक बोले हैं, नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले हैं, अली अमीन गन्नापुर ने, उनका कोई स्टेटमेंट आपकी नजर से गुजरा हो तो प्लीज रिमाइंड मी। वो उस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है जो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो डॉन लीग्स थी वो एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि वो डॉन लीग्स एक फैब्रिकेटेड ड्रामा था, और वो जनरल राहील शरीफ का तोसी लेने के लिए उस वक्त की हुकूमत पर एक प्रेशर था, और उस प्रेशर का जो नतीजा था वो आपके सामने है। किसी भी तारीखी हवाले के तौर पर डॉन लीग्स को एज ए क्रेडिबल, जिसको कह सकते हैं ना कि कोई क्राइम या कोई स्कैंडल के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। वो एक साजिश थी उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ जो नाकाम हुई, और उसको उन्होंने जो उस वक्त की हुकूमत थी उन्होंने तोसी देने से इनकार किया। ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, और बाद की कई जो अस्करी और सियासी उस वक्त के तज्जियाकार हैं या जिम्मेदारान हैं वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। बशीर साहब, एनआरओ पे कमेंट कीजिएगा। जी, एनआरओ की बात यह है कि देखिए ये सियासी बयानात हैं। जो आप जिस बयान का आपने राना सनाउल्लाह का हवाला दिया, उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा था जी कि तहरीक इंसाफ ये डिमांड कर रही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, तो उन्होंने कहा जी नहीं, इमरान खान की रिहाई की कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता तहरीक उस जो कल की मुज़ाकराती कमेटी का जो इलामिया जारी हुआ है, उस इलामिया में ये जिक्र है कि तहरीक इंसाफ ने अपने रहनुमाओं कारकुनान की रिहाई का मुतालबा सामने रखा है, और इसी तरह 9 मई और उसके बाद जो 26 नवंबर के वाकयात हैं उनके हवाले से जुडिशल कमीशन का मुतालबा रखा है। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ी सी खबर जो है वो बता दूं, कल उसको हो सकता है कि वापस मामला मुद्दा मुड़ आए, लेकिन फिलहाल तहरीक इंसाफ जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात की जो तहकीकात और मैंडेट की वापसी का जो मुतालबा था उससे पीछे हट चुकी है। इसीलिए बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। तो एनआरओ का मामला तो इस वक्त जो है, देखिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि जब सियासी जमातें बैठती हैं तो कुछ ना कुछ उसका हल निकल आता है। हल निकलने का यही है कि ये बातचीत आगे बढ़ रही है। अब ये जो कमेटी है, बुनियादी तौर पर इसका जो मैंडेट या इसका जो बनाने का जो मकसद है वो यही था कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत बैठे और मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए जो इस वक्त तनाज़ात हैं, खास तौर पर जिन तनाज़ात को लेके तहरीक इंसाफ आए रोज एहतजाज कर रही है, उनका कोई ना कोई हल निकाला जाए। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि कमेटी का दायरा कार फैल रहा है। कल अयाज सादिक ने अपनी जो उनकी इब्तदाई गुफ्तगू थी उसमें बड़ा वाज़ेह कहा कि एक तो ये कि जो तहरीक इंसाफ ने हमारे सामने मुतालबात रखे थे उसमें से कुछ पर अमल दरामद हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने उसकी तरदीद नहीं की कि नहीं जी आपने गलत कहा, क्या उनमें से कुछ पर अमल दरामद नहीं हुआ। बशीर साहब, अगर राना सनाउल्लाह की बात की जाए तो उनके बयानात भी बड़े मुतजाद हैं। पहले वो पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम में उन्होंने एक बात की कि मौजूदा सिस्टम को स्मूथ चलने दें तो खान साहब की रिहाई पर भी बात हो सकती है, लेकिन आज ही उन्होंने एक प्रोग्राम में बात की कि कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सिस्टम चल रहा है ना, सिस्टम चल रहा है तो जब सिस्टम पे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि इनके केसेस लीगल हैं, अदालतों में जाएं। जब हम पर मुनशियात के केसेस बनते रहे तो ये भी हमें कहते रहे कि अदालतों में जाएं। तो उनके अपने इस तरह के बयानात मुतजाद आ रहे हैं। ऐसे में मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे?
देखिए, मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का फौरी तौर पर कुछ भी कहना इंतहाई क़ब्ल वक्त है, क्योंकि मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात में, मुज़ाकराती कमेटी में इस वक्त किसी किस्म का कोई डेडलॉक मौजूद नहीं है, चीजें आगे चल रही हैं। अभी ये बिल्कुल इब्तदाई, अभी तो तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश भी नहीं किए कि उसको लिखत पढ़त में लाया जा सके, तो अभी तो उसकी कामयाबी या नाकामी का नहीं कहा जा सकता। एक बात। दूसरी बात ये कि कमेटी ने खुद ये ऐलान किया है कि जो कमेटी के बाहर बयानात होंगे उनका इन मुज़ाकराती अमल पे कोई असर नहीं होगा, कोई उसका अमल दखल नहीं होगा। यहाँ तक कि उन्होंने जो हुकूमती ज़ुमा हैं वो ये कह चुके हैं कि अगर इमरान खान भी कोई बयान देते हैं मुज़ाकरात के हवाले से तो उसका भी असर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ उसी पर आगे बढ़ेंगे या बात करेंगे जो बात कमेटी के अंदर होगी। तो इसलिए सियासी बयानात को लेके आगे ना चले, ना ही इसको मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का जो है वो मयार बनाएं। ये इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जावेद साहब को पॉइंट जानेंगे। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। जावेद साहब, आज पीपल्स पार्टी के वजीर सईद गनी ने भी कहा है कि इमरान खान इसी साल 2025 में जेल से बाहर आ जाएंगे, मगर सियासत में उनका किरदार खत्म हो जाएगा। क्या इमरान खान का सियासत में किरदार खत्म हो सकता है, आपको लगता है? देखें, चीजें कुछ तब्दीली जो है वो दिखाई दे रही है मुख्तलिफ चीजों में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले 26 नवंबर तक जो है वो एक एग्रेसिव सियासत कर रही थी और एहतजाज की जो है वो सियासत कर रही थी, लेकिन अब उसमें हमने देखा कि तब्दीली आई है। पहले 8 फरवरी के इंतखाबात को गैर कानूनी और फॉर्म 45-47 के हवाले से याद किया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका जिक्र भी अब उसमें कम उनकी गुफ्तगू में दिखाई देता है, और जो मुतालबात हैं वो भी अब कम होके 2 मेन मुतालबात पर जाके बात रुक गई है, जिसमें जो असीर हैं उनकी रिहाई और साथ ही साथ जो है वो 9 मई और 26 नवंबर के जो जुडिशल कमीशन का क़याम। तो इस हवाले से एक तब्दीली जो है वो वक्त के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है, सियासी पॉलिसी है, उसमें भी दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी जो रवैया है उसमें कुछ तब्दीली दिखाई दी है, और इसमें स्पीकर कौमी असम्बली का बड़ा किरदार है कि उन्होंने अपने ऑफिस को जो है वो इस हवाले से पेशकश की और फिर उसमें अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी इन दोनों कमेटियों के मेंबरान से मुलाकात हुई है, जो दूसरा फेज हुआ अभी, उसमें उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस दफा कुछ कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरी जानिब जो हुकूमती जो कमेटी थी उनके अराकीन के अंदर भी तजब्जुब था कि उनको ये पता ही नहीं है कि मामला को लेकर किधर की तरफ जाना है। अगर तहरीरी तौर पे हमने राना सनाउल्लाह साहब से बात की कि वो तहरीरी तौर पर लिख कर दे देंगे, तो उनका जवाब ये था कि हम भी उनको तहरीरी तौर पर उसका जवाब दे देंगे। यानी उसकी जावेद साहब, लेकिन हामिद रजा तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो एक शो में बैठ के कह रहे थे कि हमारे मुस्कुराने का नहीं, हमारे कहकहों का वक्त आ गया है कि हुकूमत उस पर क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। इस हवाले से कुछ चीजें ये दिखाई दे रही हैं कि बैकडोर पर कोई और टीमें हैं जो कि मुज़ाकरात कर रही हैं, और उन मुज़ाकरात में ठीक है जावेद साहब, इसको ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, इस लेकिन इस ब्रेक के बाद